अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किताब के साथ मैं हूँ डॉक्टर अर्शा मीर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किताब इल्म, फ़िक्र और शऊर का वो ज़रिया है जिसने इंसान को सदियों तक कामयाबी की राह दिखाई। ये वो आदत है, किताब पढ़ना एक आदत नहीं बल्कि एक तहज़ीब है, और आजकल के शोर शराबे में ये तहज़ीब मांद पड़ती नज़र आ रही है। लेकिन किताब कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन दो किताबों पर जिनके अंदर सफ़र और जो कामयाबी है उसका ज़िक्र मौजूद है। एक किताब हमारे पास जिसका नाम है खरावात फरहंग, जिसकी दो किताबें हमारे साथ मौजूद हैं, और एक सिपाही से डिप्टी कमिश्नर तक। इसी पर बात करने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीदुज़्ज़मान तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल गफूर चौधरी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल सत्तार आसिम साहब। आप तीनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी किताबें यहाँ हमारे पास पढ़ी और आपकी किताबों में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर आज का नौजवान आपके इस तजुर्बे से तजुर्बा ले तो वो यकीनन ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि क्यों नौजवान नस्ल जो है वो किताबों से दूर हो गई है? अगर हम बरतानिया जाएं या जर्मनी जाएं या अमेरिका में तो लोग किताबें पढ़ते हैं। बिल्कुल। गाड़ी में भी पढ़ते हैं, बस स्टॉप पे भी पढ़ते हैं। तो इसलिए ये फिनोमेना हमारा है, दुनिया का नहीं है। दुनिया में अभी तक किताबें पढ़ी जा रही हैं। हमारा जो मसला है वो ये है कि शायद हमारे असातिज़ा ने या हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने उनको आसान रस्तों पे डाल दिया है, और एक जो बाईपास करने का एक है कि जिसे कहते हैं जुगाड़ लगा लें, तो वो एक आसान रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें उनको डिजिटल चीज़ें जो मिलती हैं, वो ज़ाहिर है जो किताब है वो तो आपको पता है वो सेंसर्ड है, पढ़ी है, लिखी है, लेकिन इन चीज़ों का तो पता ही नहीं ना कहाँ से आ रही हैं, कहाँ नहीं जा रही, क्योंकि वो फिल्टराइजेशन के प्रोसेस से उससे होके नहीं यहाँ तक गुजरी। पहुँचती है। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि हम रूमी को पढ़ते हैं, हाफिज़ को पढ़ते हैं, इकबाल को पढ़ते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको हमारी नस्लों ने सदियों से पढ़ा है, बिल्कुल, और सदियों से अप्रूव किया है। तो अब जो मसला है वो अप्रूवल वाला है। और दूसरा ये है कि मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि एक किताब की अहमियत कभी कम नहीं होगी, कभी भी। मैंने को 25 किताबें तकरीबन लिखी हैं अपनी ज़िंदगी में, और कोशिश ही की है कि अपने तजुर्बात को और मुशाहिदात को नौजवान नस्ल के सामने पेश कर सकूं, ताकि जो कुछ हमने देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। तो आपके लेंस से जो नौजवान नस्ल है वो ये सारी चीज़ें देखेगी। जी बिल्कुल। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपकी किताब सिपाही से डिप्टी कमिश्नर तक। जी मैम। सर, आपने कैसे सोचा कि आपको ये किताब लिखनी चाहिए? फिर मैंने इस किताब का जब मुतालिया किया तो मुझे इसके अंदर वो चीज़ें सीखने का मौका मिला कि जो शायद इससे पहले मैं नहीं सीख पाई। एक तो ये है कि 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि मेरी लाइफ की स्ट्रगल। आई जॉइंट पाकिस्तान आर्मी एज ए सिपाही व्हेन आई वाज मैट्रिक। उसके बाद मैंने स्ट्रगल जारी रखी, और करते करते मुकाबले का इम्तहान पास करके, पीसीएस का इम्तहान पास करके मजिस्ट्रेट बना, फिर एज ए डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हुआ। तो एक तो ये चाहता था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको ये बताया जाए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। उसके लिए आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत बात। नंबर 1। नंबर 2, ये हम सुनते थे ना कि ये सिफारिश के बगैर जॉब नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसको निगेट करने के लिए मैंने किताब लिखी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सिफारिश की बात होती तो मैं जहाँ से उठा हूँ एक देहात से कि जिसके स्कूल में टाट भी नहीं होते थे, वो स्टेज पे पहुँच गया हूँ, तो फिर एवरी पर्सन कैन डू इट, बशर्ते कि वो मेहनत करे। और फिर तीसरा ये था कि कुछ लोग आते हैं सिविल सर्विस में आ जाते हैं कि वहाँ बहुत मौज मिल रहा है। मैंने अपनी पूरी सर्विस का एक्सपीरियंस इसमें लिखा है कि वहाँ सिर्फ मौज मेला नहीं होता, वहाँ काम करना पड़ता है, और काम के साथ साथ अगर आप मेरिट पे काम करेंगे तो यहाँ उसके लिए कितने मसाइल होते हैं। बिल्कुल। आपने किताब में एक हेडिंग है आपकी किताब में कि इख्तियारात और ख़तरात। ये मुझे बहुत अपील की। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि इख्तियार होने के साथ साथ खतरात कितने बढ़ जाते हैं।
मैडम उसमें यूँ था कि मैं मैजिस्ट्रेट था, गुजरांवाला में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं डेली लाहौर से जाया आया करता था, शाम को वापस आ जाता था। तो मेरी एक ड्यूटी लगी एक फांसी पे लगाने के लिए, जेल में जाके मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फांसी होती है। तो मैंने वहाँ एक होटल में स्टे किया रात को, क्योंकि सुबह सुबह जो फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जो होता है उसको हैंग करना होता है बिल्कुल। इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो मैं कमरे में ठहर गया तो 11 साढ़े 11 बजे मेरी फ़ोन बजना शुरू हो गया। अननोन कॉल थी, मैंने नहीं ली, लेकिन जब लगातार वो कॉल बजती रही तो मैंने फ़ोन उठाया। उसने सलाम दुआ करने के बाद, सर आप चौधरी अब्दुल गफूर बोल रहे हैं? मैंने कहा जी। कहता सर आपसे मिलना है। मैंने कहा भाई आप कौन है? कहता सर वो असल में यूँ था कि जो सुबह जिस बंदे को आप सजाए मौत दे रहे हैं ना, हैंग कर रहे हैं, मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ। अच्छा। हमारी सुलह हो गई है मुद्दइयों के साथ। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आप उसको सुबह लेके जेल में आ जाएं, आपका बयान लिखेंगे, हम उसको पोस्टपोन कर देंगे फांसी को। उसने कहा नहीं सर मैंने आपसे अभी मिलना है। मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा भी आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कहता सर क्या बात करते हैं आप नंबर की बात करते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ आप किस होटल में ठहरे हैं और आपका रूम नंबर क्या है। मैंने फोन बंद कर दिया। फिर मैंने मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा भी यहाँ रास्ता और भी एक ही रास्ता निकलने का। उसने कहा सर यहाँ 2 रास्ते, एक इन एक आउट है। मैंने कहा भी इसके बाद, तो मैं वहाँ मजिस्ट्रेट था, बात लोग सुनते थे। मैनेजर से कहा कि यहाँ कोई बंदा अभी एंट्री यहाँ किसी की नहीं होगी जब तक सुबह मैं नहीं निकलता हूँ। फिर उसको मैंने कहा कि मैं बेल दूंगा, सुबह जिस टाइम पे बेल दूंगा आपका फौरन चौकीदार आएगा, वो दरवाजे पे खड़ा होगा, मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी, और जो ही मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी सामने उसने दरवाज़ा खोल देना है। मैंने 1 घंटा पहले निकल पड़ा अपने टाइम से, यानी फर्ज कर मैंने 5 बजे पहुंचना था ना, मैं 4 बजे निकल पड़ा। मैंने कहा जेल पहुंच जाऊं, उसके बाद तो कोई इशू नहीं होगा। और मेरी गाड़ी निकली, जो ही निकली वो लोग वहां रैकी पे थे, डबल केबिन डाला था, उन्होंने दौड़ाई। मैंने ड्राइवर से कहा जो मर्जी हो जाए गाड़ी नहीं रोकनी। बिल्कुल। और मैम यकीन करें हम इतनी स्पीड से गए, और जब हम जेल के दरवाजे पहुंचे पीछे वो गाड़ी पहुंच चुकी थी। मेरी गाड़ी, मैंने जेल भी फ़ोन कर दिया था कि मेरी गाड़ी आ रही है, रुकना नहीं है, मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। तो वो मेरी गाड़ी एंटर हुई, वो डबल केबिन डाला था, विदाउट नंबर प्लेट था। उसके बाद वो सीधा आगे निकल गया। अब उनके क्या प्रोग्राम था, वो क्या ऐसा करना चाहते थे? हो सकता है फॉर द टाइम भी मुझे रोक लेते, अगवा कर लेते। इसका मतलब है कि कोई भी आप काम करें उसमें प्रेशर्स होते हैं। सर मूविंग ऑन, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। बहुत सारे लिखने पढ़ने वाले लोग तो अब कम हो गए हैं, और लिखने वाले माशाल्लाह आपके साथ बैठे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिखे हुए को लेकर आप लोगों के पास आते हैं कि आप इनको पब्लिश करें, और कितने लोग आज भी आपको इंटरेस्टेड नज़र आते हैं कि लोग किताब पढ़ने के शौकीन हैं, किताब लिखने के शौकीन हैं, किताब खरीदने के शौकीन हैं? पाकिस्तान में हज़ारों राइटर, शायर, अदीब जो किताबें लिख रहे हैं, और हर रोज़ दर्जनों के हिसाब से लोग आते हैं किताबें प्रिंट कराने के लिए, शाया कराने के लिए वो आते हैं। जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है, आज भी सिर्फ लाहौर में हर हफ्ते लाखों किताबें प्रिंट होती हैं। अच्छा। हर हफ्ते माशाल्लाह। यानी हमारे लाहौर में कोई ऐसा एक भी प्रेस वो बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोई भी जो पेपर बनाने वाली फैक्ट्री है वो बंद नहीं हुई। गुड टू नो सर, गुड टू नो। तो ये जो तासर है ना, किताबें कम हो गई हैं, रीडिंग कम हो गई, ये मेरा ख्याल है कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है। तो इसलिए किताब जो होती है ना जी, ये इतनी इसकी अहमियत है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में जिन जिन अंबिया कराम का जिक्र आया है वो नाम सबको याद है, लेकिन 1,24,000 के करीब अंबिया कराम आए, बाकी को तो किसी का नाम याद नहीं। बिल्कुल। तो किताब की, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया ना, किताब की अहमियत इतनी अहम है, ये तो कौमों का, माशरों का ये गेटवे है। बिल्कुल, जैसे आपने यही बात की कि कुरान करीम के अंदर तो पूरी हिदायत मौजूद है। जी। तो किताबें जो हैं उनसे हमें ज़िंदगी गुजारने की भी रहनुमाई मिलती है, अगर आप कुरान करीम से ही शुरू करें। और फिर ये इस तरह की किताबें हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन है एक। जी। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपने किताब लिखी इंग्लिस्तान में, आपने पूरी ज़िंदगी, आपका सफ़रनामा है, 2 जिल्दों पे आपकी ये जो किताब है मुहित है।
कैसा आपका लिखने का सफ़र कैसा रहा? आपने इंग्लिस्तान में इतने साल गुजारे, आपने एक एक चीज़ को इतनी खूबसूरती के साथ कलम बंद किया, तो इस बुक के अंदर ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो आप समझते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उन तक जाएं तो वो इन किताबों से एक बेहतर जो रहनुमाई है वो ले सकते बहुत हैं? बहुत शुक्रिया। ये 2 किताबें हैं। एक तो मेरा वो क़याम है जो कुछ साल मैंने इंग्लिस्तान में जवानी में किया बिल्कुल। अपने ख़ानदान के साथ। दूसरे में मेरे वो सफ़र हैं जो मेरा आना जाना रहा। बिल्कुल। अब एक तो वो इर्तिका है। इर्तिका ये है कि एक बच्चा जाता है, कैप्टन एफसीपीएस करके, पीएचडी करके इंग्लिस्तान में गवर्नमेंट भेजती है। उसके बाद वो कहाँ से शुरू करता है, कैसे वो अपना मुकाम बनाता है, कैसे स्ट्रगल करता है, और फिर उन अंग्रेज़ों के यहाँ जिन्होंने हमारे यहाँ हुकूमत की थी, आला पोस्ट पे पहुँच के उन लोगों से काम लेता है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि एक स्टूडेंट से लेके यूनिवर्सिटी के, एक आम डॉक्टर से लेके आखिर पे जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडनबरा में कोर्सेज भी कंडक्ट करता हूँ। माशाल्लाह। मैं लिवरपूल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ, वहाँ भी जाता हूँ। पीएचडी वहाँ गाइड भी करता हूँ लोगों को। तो उसमें एक ग्रेजुअली एक सिलसिला चलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहीं अपनी रवायात और अक़दार को नहीं छोड़ा। ये बहुत मिसाल बड़ी के तौर बात पे है। आपको ये मिलेगा कि मैं 3-4 साल तक मैनचेस्टर में इतवार को दर्स कुरान इंग्लिश में देता रहा नौजवान बच्चों को। ये भी हमने किया और कहीं भी हमने उनसे मरूब नहीं हुए। ये सबसे अहम चीज़ थी। बहुत बड़ी बात। और अंग्रेज़ों से इज़्ज़त करवाई है ये तो हमेशा। बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए। तो दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें मुझे कुछ ऐसे लोग मिले शुरू में जिन्होंने यहाँ हुकूमत की थी। वो भी बुज़ुर्ग मुझे मिले और उन बुज़ुर्गों से मुझे बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिले जो हमारी तारीख़ की किताबों में शायद उस तरह नहीं। तो मैंने उनको भी लिखा। अब इसका जो दिबाचा है वो अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने लिखा। तो ऐसे मुझे हुए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कहा है कि अगर कोई वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहे या रहने के लिए तो वो इस किताब को ज़रूर पढ़े। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस किताब के अंदर जब आपने लिखनी शुरू की तो किताब ने आपकी इस पूरी स्ट्रगल में आपका कितना साथ दिया कि आपने सिपाही से डिप्टी कमिश्नर तक का सफ़र किया? ये एक फ़ासला है जो आपने तय किया। किताब की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रही और आज आप अपनी किताब के मुसन्निफ़ हैं? किताब के बगैर तो आप एक बच्चा पीजी में भी जाता तो उसको किताब देना पड़ती है, उसके बगैर तो कुछ हासिल नहीं होता। सिलेबस की किताब भी तो एक किताब ही होती है जो हम पढ़ते पढ़ते पीएचडी तक चले जाते हैं, किताबें ही पढ़ते हैं। तो किताब के बगैर तो मैं समझता हूँ कि नो लाइफ विदाउट बुक। बुक जो बंदा बुक से अटैच नहीं है उस लाइफ क्या उसकी itself is a book। तो इस वजह से किताब की जितनी ज़िंदगी में अहमियत है, जैसे लामा साहब ने फरमाया कि अब भी किताब की मांग कम नहीं, लोग पढ़ते हैं। दिस इज सेकंड एडिशन ऑफ माय बुक। सर आपका किताब के साथ ताल्लुक़ कैसा रहा आपकी पूरी ज़िंदगी में? फिर आप नाशिर भी हैं, किताबें आपके पास आती हैं, आपको मुताले का भी बहुत मौका मिलता होगा, तो किताब ने आपकी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया या आप समझते हैं कि किताब का बहुत रोल रहा है आपकी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने में? मुझे बचपन से ही अखबारात पढ़ने का शौक़ था और फिर किताबों की तरफ से सैयद अमीन गिलानी साहब, ये बरसगीर के बहुत मरूफ शायर हैं, उनकी सोबत में मुझे तकरीबन कुछ 17 साल मैं रहा और उनके यहाँ मैगज़ीन आते थे, चिटान आता था, दीगर अखबारें आती थी, तो मैं हर रोज़ अखबार पढ़ता था। उस ज़माने से लेकर आज तक कई अशरे हो गए हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने अखबार ना पढ़ी हो। तो अखबारें जो होती हैं या किताबें होती हैं ये माशरों की ऑक्सीजन होती हैं। बिल्कुल। जिन माशरों में किताब का वजूद ख़त्म हो जाए वो तो एक बंजर और पत्थरनुमा यानी वो सोसाइटी हो जाती है। अलबत्ता हमारे यहाँ जो है किताब का वालिदैन को, असाज़ा कराम को, दानश्वर, उसमें सब आ जाते हैं, गवर्नमेंट, ये 4 जो फैक्टर हैं ये सोसाइटी को ऊपर ले जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, हमें सोसाइटी को ड्राइव करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। चारों सेक्टर जो हैं ये किताब की तरफ से, जिस तरह जनीना ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया है कि तवज्जो कम है, बिल्कुल इनको तवज्जो देनी चाहिए
اور جو بکس ہیں وہ بچوں سے شروع ہونی چاہیے. جس طرح حکیم سعید صاحب ساری زندگی جو ہے بچوں کے لٹریچر کے حوالے سے کام کرتے رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 ہمارے جو پلر ہیں, جو سیکٹر ہیں, ٹھیک, ان کو جو ہے کتاب کی طرف سے بھرپور توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا پاکستان جو ہے مزید خوبصورت بنے. بالکل. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے عبدالستار صاحب نے بات کی ہے کہ والدین کو یا ہمارے دیگر انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو کتاب کی اہمیت پر, بچوں کو کتاب پڑھنے کی طرف راغب کرنا چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس وقت ایز این انسٹیٹیوشن جہاں پہ ہمارے پیرنٹس ہیں, ہماری حکومتیں ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی ہے. اپنے تجربے کی بات یہ میں بتاؤں گا کہ میرے پاس اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے کلمی نسخے 200 سال پرانے بھی موجود ہیں جو میں سنبھال کے بیٹھا ہوا. دادا کے پردادا نے دیوان حافظ فارسی میں اور دوسرے. اور اب جب میں اپنے پوتے کو دکھائیں تو پوتا کہتا ہے کہ پاپا وہ کیوں نہیں لکھتے تھے انگلش میں؟ میں نے کہا انگریز نہیں آئے تھے. اردو میں کیوں نہیں لکھتے تھے؟ میں نے کہا اردو ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی اس طرح. تو کہتے پھر فارسی. میں نے کہا انہیں اور آتا کچھ نہیں تھا. تو کتاب نے ایک ایسا لنک میرے لیے قائم کر دیا کہ میں ان چیزوں کو سنبھال کے میں بیٹھا ہوں. اب اس کتاب کو اگر دیکھیں تو اس کا نام ہے خرابات فرنگ. بالکل. اور خرابات فرنگ جو ہے یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے پیام مشرق میں. بالکل. اور خرابات کا معنی کھنڈرات بھی ہے اور فارسی شاعری میں شراب خانے کو بھی کہتے ہیں. اور اقبال نے خود کہا ہے کہ میں گیا ہوں خرابات فرنگ میں اور میں نے یہ دیکھا ہے. تو اب انسپائریشن بھی بچوں کو اس طرح ملتی ہے کہ یہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہی نہیں ہے, اقبال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, ہمارے نظریے کے ساتھ اور ہماری اپنی اقدار اور اپنی ویلیوز کے ساتھ کیا تھا. جب میں واپس آیا انگلستان سے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو تو ورڈزورتھ اور شیکسپیئر کے حوالے دینا چاہیے تھے, رومی اور اقبال کے پھر بھی دے رہے ہو. اور بیگم میری کو کہتے ہیں آپ نے اسکرٹ پہننی تھی, آپ تو بالکل شلوار اسی طرح آ گئے ہیں. تو بات یہ تھی کہ ہم نے ان روایات کو قائم رکھا ہے. اور کتاب اگر نہ ہو تو پھر اس قوم کی میموری ختم ہو جاتی. بالکل. اصل بات جو ہے یہ ہماری قوم کی وہ یادداشتیں ہیں جنہوں نے ہمیں ماضی کے ساتھ منسلک کیا ہے اور مستقبل کے ساتھ منسلک. یہ ہمارا ریکارڈ ہے, اور یہ ریکارڈ اگر نہ ہو کسی قوم کا تو اس کی مثال اس بندے کی ہے جس کو ڈیمینشیا ہو جائے اور قوم ڈیمینشیا میں چلی جائے اور اس کو کچھ بھی یاد نہ رہے. بالکل صحیح بات, بڑی پیاری بات آپ نے کی. سر کتاب کا جو کلچر ہے ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کتابیں پڑھتے ہیں. جیسے سر نے بھی ابھی بیان کیا کہ سڑکوں پہ, بس پہ سفر کرتے ہوئے یا کافی پیتے ہوئے, اس طرح بڑا ایک کلچر ہم نے پوری دنیا میں آج بھی دیکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں جو نوجوان نسل ہے ہم اس کو کتاب کی طرف کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل کو سارا دن استعمال کرنا, اس سے ہم لوگ ڈیفرنٹ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. لیکن جو کتاب ہے جو ہماری سوسائٹی کی عکاس بھی سمجھی جاتی ہے کہ کیا ہے, ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح راغب کر سکتے ہیں اس طرف کہ آپ کتاب پڑھنے کی طرف آئیں؟ کیونکہ یہ علم اور شعور دیتی ہے, آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موبائل آج کے ڈیجیٹل دور میں کیا نوجوانوں کو جکڑ کے بیٹھ گیا ہے, یا پھر آج بھی کوئی ایسی نسل ہمارے پاس موجود ہے جو آج بھی کتاب کا سہارا لیتی ہے سلیقہ سیکھنے کے لیے, اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے, اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے؟ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں 3 جو ایلیمنٹ ہیں یا 3 کمپوننٹ ہیں وہ کام کرتے ہیں. ایک تو ہمارے پیرنٹس ہیں, جی بالکل. دوسرا ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, تیسرا گورنمنٹ سیکٹر جو سلیبس بناتے ہیں, بالکل, کریکولم ڈیولپمنٹ. جی, جب تک یہ تینوں ادارے اس پہ کام نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. مجھے یاد ہے کہ میرے بچے چھوٹے تھے تو میری مسز ان کو کہتی تھی, لے جاتی تھی اپنا کتابوں والی دکان پہ, ایک کتاب لے کے دیتی تھی, جب جو پڑھے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اور اب میرے بچے الحمدللہ ان کے پاس اتنا نالج ہے, اسی کی وہ بکش نالج نہیں, وہ نہیں ہے کہ سلیبس والا, باقی نالج اتنا زیادہ ہے کتابیں پڑھ کے. پیرنٹس بھی ان کو بھی چاہیے اپنا رول ادا کریں, بچے کو صرف وہ جو سلیبس کی کتابیں نہ پڑھائیں, چھوٹی موٹی کتابیں لے کے ان کو دیں, ان کو عادت ڈالیں کتاب پڑھنے کی. بالکل. دوسرا آ گیا ہمارا جو سلیبس ہے, سلیبس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے جو کوسچن آنسر ہیں وہ اس کتاب سے علاوہ بھی بچے کو کنسلٹ کرنا پڑے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات.
तीसरा जो हमारा टीचर है वो भी लकीर का फ़कीर है, वो भी यूं करता है कि बस जी यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लो, और जब मार्किंग करता है तो वो कहता है कि वर्ड बाई वर्ड लिखा तो उसके 10 नंबर हैं 10 में से, अगर वर्ड बाई वर्ड नहीं लिखा, अगर बच्चे ने 2-4 लाइनें और लिख ली तो वो कहेगा नहीं यार ये तो बात नहीं। आपके कभी हुआ था कि उर्दू में 75 और 75 आए हों? दूसरा ये कि ये मोबाइल जो आ गया हुआ है, ये मोबाइल हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, ये बच्चे का ज़्यादा कसूर नहीं है, हमारे पेरेंट्स का रोल है। हमारी माँ ये चाहती है कि मेरी जान छूटी रहे, सुबह सुबह उसको पहली बात तो उसको जाके 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ मोबाइल दे दिया, हाँ स्कूल छोड़ आती है। बिल्कुल, वो आता है, उसके बाद उसको पैकअप जो है ना, ट्यूशन वाला आ जाता है, कुरान पढ़ाने वाला आ जाता है, फिर जब उसने खुद मोबाइल देखना होता है कि मोबाइल बच्चे को भी दे देती है। बच्चे को शुरू से आदत पड़ जाती है मोबाइल देखने की। बिल्कुल। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसी सवाल को लेके सर मैं आपकी अब्दुल सत्तार साहब आपकी तरफ आऊँगी कि पहले जब हम पिछला दौर देखें, जब हम छोटे थे तो अनारकली के बाहर या गवाल मंडी के बाहर ना जो फुटपाथ्स थे उनके ऊपर कहानियाँ बिका करती थी। हम बहुत शौक से, तब मोबाइल का तो इतना रुझान नहीं था, हम बहुत शौक से किताबें ख़रीदने जाते थे। हम स्पेशली जब लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर के अंदर क्या अभी भी बच्चों का या वालिदैन का रुझान है? वो जो स्टोरी टेलिंग की किताबें होती थी, क्या वो आज भी पब्लिश होती हैं? और आज भी क्या वो कोई बुक शेल्व्स हैं या कुछ इस तरह के स्टोर्स हैं जहाँ पर वो पाई जाती हैं? असल में हर ज़माने के तकाज़े होते हैं। जब हम किताब का जिक्र करते हैं, पत्थरों पे लिखी गई, दरख्तों पे उनकी वो छालों पे लिखी गई, फिर जानवरों की खालों पे लिखी गई, फिर कागज़ पे आ गई। आज जो है ई बुक्स आ गई हैं, यूनिकोड पे आ गई हैं, PDF में आ गई हैं। तो इस तरह जो बच्चों की ज़्यादा जो कहानियाँ हैं वो बच्चों को वो iPad खोलते हैं उसी वक्त कहानी, यानी वो बल्कि कहानी वो मूवी बन गई हुई है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग चल रही है। जहाँ तक बच्चों के लिटरेचर का सवाल है, लाहौर में आज भी यानी सैकड़ों अदारे हैं जो बच्चों के हवाले से काम कर रहे हैं, जिसका किताबघर है, बहुत अच्छी किताबें छापता है। ब्रिगेडियर साहब मुझे बताइएगा, आपकी ये जो किताब है इसके अंदर क्या ऐसा मैसेज है जो आप नौजवान नस्ल को देना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि नौजवानों के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, एक मैनुअल है कि एक कामयाब इंसान किस तरीके से शुरू करके किस तरीके से आगे पहुंचता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, हमारी कम्युनिटी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, लोग कंफ्यूज हैं, बच्चों के प्रॉब्लम है उनकी परवरिश के। उन चीज़ों की तरफ भी मैंने हदायत दी है कि वो उनके पास अगर ये किताब पहुँचे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरीके से इन चीज़ों को अमल करे। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी ने जाके पढ़ना है वहाँ पे, ठीक, तो उसमें भी सारी यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र है, सारे इदारों का जिक्र है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि नौजवान नस्ल अपने तजुर्बे से सीखे, हमारे जैसे किसी उस्ताद या बुजुर्ग ने उनको एक लाहे अमल दिया है तो वो उनके काम आएगा। बिल्कुल। सर, आपने स्ट्रगल और फिर सक्सेस की यहाँ पे बात की है, इसके टाइटल से पता चल रहा है, इसके कंटेंट से पता चल रहा है। एक ऐसा मैसेज जो आपकी किताब से नौजवानों के लिए जाए वो प्लीज़ दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि हर कामयाबी का खुरा मेहनत के घर से होकर बेशक बेशक। मैंने इसमें भी लिखा हुआ है एंड पे, कंक्लूजन समझ लें कि अगर अल्लाह की ज़ात आपके साथ हो, अल्लाह की मदद आपके साथ हो, आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हों और आप मेहनत करें, बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें लाजमो मलजूम हैं। ये इंग्रेडिएंट है सक्सेस का। तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सर, आपसे मैं चाहूँगी कि आप उन पेरेंट्स के लिए कोई पैगाम दें कि जो अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही बुक रीडिंग की तरफ लेकर आएँ ताकि किताब के साथ जो उनका रिश्ता है वो जुड़े। किस तरह से हम इस रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं वो हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी, जहाँ हम हर माह का, हर साल का एक बजट बनाते हैं, उसमें कम से कम हर फैमिली एक किताब बच्चों के लिए ज़रूर यानी वो ख़रीदे, अपने तलीमी अदारों में तोहफ़ा दें, लाइब्रेरियों को दें, बच्चों को दें। इस तरह जो है पाकिस्तान में किताब कल्चर जो है बड़े एहसन तरीके से
پھیل جائے گا اور اس کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گہوارہ گا۔ بنے گا۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آج کی نشست بہت خوبصورت رہی۔ تو ناظرین، میری ریکویسٹ ہے ان تمام پیرنٹس سے جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کتاب کی طرف ضرور لے کر آئیں، کیونکہ کتاب ہمارے معاشرے کی عکاس ہوتی ہے، کتاب ہمارے لیے علم کا، شعور کا، فکر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم، فکر اور شعور دینا ہے تو آج ہمیں ان کو کتاب کے نزدیک کرنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔